जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इम्तिहान का जो प्रैक्टिस सेट आया है बीपीएससी का 70वीं के लिए आया है यह, और इसमें हम आज तीसरा सेट का डिस्कशन करेंगे। और इसका एक सेट का और डिस्कशन हम कर चुके हैं, 2 सेट का। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो भी जाके देखिए। पूरा फुल लेंथ टेस्ट है आपका, और पूरा 150 क्वेश्चन का हम इसमें डिस्कशन करेंगे, और बहुत तेज़ी से करेंगे। चूँकि 150 क्वेश्चन है, पूरा डिस्कशन करेंगे तो इसमें 3-4 घंटा लग जाएगा। आप लोग को हम क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे, समझिए कि एक तरह से आपका रिकॉल हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है। तो वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो भी इस बार बीपीएससी देंगे, पटना में अगर आप रहते हैं, आप मेरा संस्थान लीड एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर करेंट अफेयर्स का अभी रिवीजन करवा रहे हैं। याद रखिएगा, प्रतियोगिता दर्पण और एसपीडी का दोनों का ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करवाते हैं। डेली क्लास चलता है शाम में, सुबह में 7 बजे से 8 बजे के बीच में, ठीक है। तो जो भी करना चाहते हैं आप आइए, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 6200598775। इस पर कांटेक्ट करेंगे, सारा जानकारी आपको दे दिया जाएगा। तो चलते हैं आज पहला क्वेश्चन देखिएगा। जिसको भी पीडीएफ प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना सर्च कीजिएगा, लीड एकेडमी पटना, और वहाँ पर जाकर के लगभग 2100 सब्सक्राइबर है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। करे कि किसने बिहार में आईआईएम बोध गया के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। देखिएगा, जो भारत के उपराष्ट्रपति है उसने, और उपराष्ट्रपति अभी कौन है? जगदीप धनखड़ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करे कि हाल ही में जयपुर में आयोजित देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता, जिसको कहते हैं मिस टीन दिवा 2024 का खिताब किसने जीता? तो तनिष्का शर्मा ने जीता है, तनिष्का शर्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे है गुरु गोविंद सिंह के, यह गोविंद सिंह महाराज का 357वां प्रकाश पर्व कब जो है पटना सिटी में यह तख्त श्री हरमंदिर यह साहब गुरुद्वार में आयोजित किया गया। यह देखिएगा, यह जो आयोजन हुआ था यह 15 से लेकर के 17 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का चौथा। करे कि बिहार में रणजी ट्रॉफी का आयोजन हुआ, बिहार ने यह अपना पहला मैच किस टीम के साथ खेला? इस बार जो रणजी ट्रॉफी बिहार में आयोजित हुआ, यह मुनहिलक स्टेडियम में खेला गया, जो पटना में अवस्थित है। तो बिहार का मैच, पहला मैच जो हुआ वह मुंबई के साथ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिहार की प्रीति ने यह भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की रग्बी खेल में स्वर्ण पदक अपने नाम किया, वह किस जिला से आती है? तो प्रीति भुवनेश्वर में जो राष्ट्रीय स्तर के रग्बी खेल हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीती है, वह आती है मुजफ्फरपुर से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि किस शहर में 11 देशों ने यह 2030 तक नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक यह घोषणा को अपनाया है? यह किस शहर में हुआ था? याद रखिएगा, यह हुआ था बोगोटा। और बोगोटा कहाँ पड़ता है? कोलंबिया में। कहाँ पड़ता है? कोलंबिया में। तो 11 देशों ने 2030 तक नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा को अपनाया, और यह कहाँ पर अपनाया? तो बोगोटा, कोलंबिया। आगे चलते हैं, क्रेकिया किस भारतीय जहाज ने पहले भारतीय यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर जो होगा आईएनएस सुमेधा, ठीक है, आईएनएस सुमेधा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, क्रेकिया इसरो वैज्ञानिक का क्या नाम था? क्रेकिया इसरो के वैज्ञानिक का नाम क्या था जिन्होंने सभी परीक्षणों के लिए उल्टी गिनती की घोषणा करने की जिम्मेदारी संभाली थी, और हाल ही में वह अब इस दुनिया को छोड़कर चले गए? तो उसका नाम क्या था? यह देखिएगा, उसका नाम था एन बलारथमी, ठीक है, एन बलारमथी, एन बलारमथी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि पोर्टेबल आपदा, ये जो है अस्पताल जिसे आरोग्य मंत्री क्यूब के नाम जो है या आरोग्य मैत्री क्यूब के नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रोजेक्ट भीष्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट भीष्म है। आगे चलते हैं, करें कि भारत सरकार ने डाक पैटर्न की रोकथाम और विनिमय के लिए मसौदा दिशा निर्देशन जारी किया।
डार्क पैटर्न का उपयोग यह इसके लिए किया जाता है। तो डार्क पैटर्न का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ग्राहकों को धोखा देने के लिए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यह बी हो जाएगा, धोखाधड़ी के लिए है ये। 11 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। करें कि किस देश ने यह पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध को खत्म करने की घोषणा किया? तो पीढ़ीगत धूम्रपान को खत्म करने की घोषणा ये जो किया हुआ किसने? यह न्यूजीलैंड ने किया है। किसने किया? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध यह जो है न्यूजीलैंड। बुनियादी पशु पालन ये जो है सांस्कृतिक 2023 के लिए 2022-23 में सबसे अधिक यह दुग्ध उत्पादन राज्य कौन था? तो ध्यान में रखिएगा 2023 में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी चेंज हो चुका है। आप लोग रखेंगे अभी दिमाग में कि 2024 में जो प्रथम स्थान आ गया है वह राजस्थान का आ गया है दुग्ध उत्पादन में। लेकिन अगर 23 वाला क्वेश्चन है इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश को ही टिक करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में क्या हो गया? चेंज हो गया, ये भी दिमाग में रखिएगा। अंतरिक्ष मिशन में यह इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंधन सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो ने PSLV C58 पर ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये बात क्या है? सही है। दूसरा, यह मौजूदा सेल का कम लागत वाला और हल्का विकल्प पेश करेगा। ये कथन भी क्या है? सही है। यह एक सिलिकॉन ग्रेफाइट मिश्रित का यह उपयोग करता है जो छोटे द्रव्यमान में यह अधिक ली आयनों को जो है यह समायोजित करेगा। ये कथन भी क्या है? सही है। यह पारंपरिक कोशिका की तुलना में प्रति यूनिट वजन यह वजन जो है कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये कथन भी आपका क्या है? सही है। यानी कि चारों के चारों कथन जो है यह ईंधन सेल के बारे में सही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? ये डी कौन सा हो जाएगा? एक ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि अगला प्रश्न है, करें 14 नंबर। करें कि भारत के अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली के आयात किस देश के साथ यह दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? यह रखिएगा 10,000 मेगावाट बिजली के लिए यह भारत और म्यांमार के साथ, भारत और नेपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि पंजाब, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा पंजाब सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा फोर्स, पंजाब सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा फोर्स का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पंजाब के सड़क नेटवर्क पर दुर्घटना पीड़ित को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना जो है यह किसका काम है? सड़क सुरक्षा फोर्स का। यानी कि पंजाब में जो सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया उसका उद्देश्य है पंजाब के सड़क नेटवर्क पर दुर्घटना पीड़ित को यह तत्काल जो है चिकित्सा सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, करें कि 16 नंबर। करें कि कौन सा देश यह WTO का 165वां और 166वां सदस्य बना है? तो ध्यान में रखिएगा WTO का यह रखिएगा यह 26 फरवरी 2024 को आबू धाबी में यह सम्मेलन हुआ था और इसी में कोमोरोस और तिमोर लेस्ते को 165वां और 166वां सदस्य बनाया गया WTO का। ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, करें कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में यह रखिएगा कुलशेखरपट्टिनम यह जो है स्पेस पोर्ट का आधारशिला रखा। रखिएगा कुलशेखरपट्टिनम यह स्पेस पोर्ट का कहाँ पर रखा है? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन की गई जो है वैदिक घड़ी का नाम क्या रखा? तो वैदिक घड़ी का नाम रखा है यह विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। क्या नाम रखा है? विक्रमादित्य। और इसका पहला वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित किया था? उज्जैन में। कहाँ पर? उज्जैन में। ध्यान में रखिएगा। दिसंबर 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किन दो देशों के बीच कारोबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया? यह है भारत और कोरिया। भारत और कोरिया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा यह किसके बीच? तो भारत और कोरिया, भारत और कोरिया। आगे चलते हैं, करें कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश
सरकार ने जो है C40 द्वारा आयोजित चर्चा में अपने झीलों का शहर परियोजना और यह 3I मॉडल का पहल प्रस्तुत किया। यह दिल्ली सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दिसंबर 2023 में लैंगिक समावेशी को बढ़ावा देने की और यह शांति अभियानों में महिला सैन्य कर्मियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने यह किस संगठन की महिला अधिकारियों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX आयोजित किया। तो ध्यान में रखेगा, इसका राइट आंसर होगा यह आसियान। ऑप्शन नंबर यह डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जूरी सदस्य के रूप में सेवा देने वाली यह जो है भारत की पहली महिला के रूप में किसे नामांकित किया गया था? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जूरी सदस्य के लिए इसका राइट आंसर है बिल्किस मीर को। बिल्किस मीर को। आगे है, निम्नलिखित में से किसने हमारे ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा 3D मानचित्र बनाया है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यह 3D चित्र बनाया है यह डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक यह उपकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। दुनिया के सबसे शक्तिशाली यह MRI स्कैनर आईसेल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आईसेल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ईसेल्ट द्वारा निर्मित जो है चुंबकीय क्षेत्र 11.7 टेस्ला है, यह पेरिस में स्थित है। दोनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्रेकी हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रेकी हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिएगा, पहला कथन है कि 2023 में भारत में 63 यूनिकॉर्न थे। बात सही है। 2023 में यह चीन में यूनिकॉर्न संख्या सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जो है वह कहाँ पर है? USA में। ठीक है, USA। क्रेकिया भारतीयों ने भारत के बाहर 109 यूनिकॉर्न की सह स्थापना किया। ये बात सही है। 1 और 3 सही है, दूसरा नंबर कथन क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका है 26। क्रेकी ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का मेजबान देश कौन सा? तो ध्यान में रखिएगा, पहले मेजबानी का जिम्मा दिया गया था बांग्लादेश को, लेकिन अभी की स्थिति की बात करेंगे चूँकि वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हो जाने के कारण वहाँ करवाया जाना संभव नहीं है, तो अभी इसका आयोजन कर दिया संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात। ध्यान में रखिएगा। हाल ही में श्री माधव पेरुमल मंदिर में कुछ शिलालेख पाए गए। क्रेकिया श्री माधव पेरुमल मंदिर कहाँ स्थित है? तो माधव पेरुमंडल मंदिर जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय छात्र यह देखिएगा, चीनियों को पछाड़ कर किस देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय बन गया? यह कहाँ पर ऐसा किया? यह देखिएगा, यह जर्मनी में भारतीय छात्र की संख्या यह चीन से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने यह मेडिटेक या अस्टेकथॉन 2024 लॉन्च किया? तो किस मंत्रालय ने मेडिटेक या अस्टेकथॉन 2024 लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा मंत्रालय? रसायन और उर्वरक मंत्रालय। रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। क्रेकी कैकाटुबो बिजली यह घटना जो हाल ही में खबरों में थी, यह किस देश से संबंधित है? टैटाटुम्बो बिजली घटना यह कहाँ पर? तो ध्यान में रखिएगा, जो टैटाटुम्बो बिजली है इसका घटना होता है वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक टैटाटुम्बो नदी है, उस पर लगातार बिजली गिरती रहती है। इसी घटना को कहते हैं टैटाटुम्बो बिजली घटना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन की यह पहचान करना है, तो ध्यान में रखिएगा। क्या असत्य कथन की पहचान करें। पहला है, पूना समझौता के बाद गांधी की रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गया और इसी समय उसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। बिल्कुल सही कथन है कि जब पूना समझौता हुआ उसी समय उसका रुचि अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रति अधिक हो गया
और उसने ये जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया। दलित वर्गों को हरिजन महात्मा गांधी ने ही दिया था। यह दलित वर्गों को जो हरिजन नाम दिया था वह महात्मा गांधी ने। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने यह वर्धा से हरिजन यात्रा यह प्रारंभ की। लगभग 9 महीने तक उन्होंने देश का दौरा करते हुए यह 20,000 किलोमीटर तक की यात्रा किया था। बिल्कुल कथन है सही, यानी कि यहाँ पर कोई कथन गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि 32 नंबर जो प्रश्न इसको देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब करें कि उपरोक्त में से सही कथन का यानी कि सत्य कथन की पहचान करें। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहली बात थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर को प्रारंभ हुआ था। 12 नवंबर 1930 को 12 नवंबर को प्रारंभ हुआ। इसी के बारे में करा कि क्या कथन सही है। लंदन में आयोजित यह सम्मेलन पहला ऐसा सम्मेलन था जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से जयकर और वीएस मुंजे भाग लिया था। देखिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भाग नहीं लिया गया था। दूसरा में महात्मा गांधी के प्रतिनिधित्व में भाग लिया गया था। करेक्ट कि इस सम्मेलन में यह 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बिल्कुल सही आंसर है। करेक्ट कि इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग रखी थी। ये बात भी सही है। करेक्ट कि कौन सा कथन सत्य है? 1, 3 और 4, 1, 3, 4 कथन क्या है? सही है। और यह जो दूसरा नंबर कथन है वह गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने अमेरिका में जो है यह इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किया? तो अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 1916 में लाला लाजपत राय, शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है किसको? लाला लाजपत राय को। आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पर। कोल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो कोल विद्रोह जो है 1831-32 ऐसे इसको माना जाता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। शुरुआत में जो 1831 में इसका नेतृत्व कर रहा था बुद्धो भगत। याद रखिएगा, यह छुटपुट करके ये विद्रोह 1848 तक चला था। फिर 1832 में इसका जो यह नेतृत्व करता है गंगा नारायण आ गया था। इस ऑप्शन के अनुसार यह बुद्धो भगत होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। आगे चलते हैं, करेक्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1846 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सैन्य यातायात हेतु जो है पहली बार भारत में रेलवे का विकास की बात किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही है कि 1846 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सैन्य यातायात हेतु पहली बार जो है यह क्या हुआ था भारत में रेलवे विकास की बात, यानी कि बात चला था हार्डिंग प्रथम के ही काल में। दूसरा है कि रेलवे 1849 में पहले रेलवे लाइन कलकत्ता से रानीगंज बिछाई गई थी। ये बात भी सही है। यहाँ पर देखिएगा रेल लाइन बिछाने की बात कर रहा है, परिचालन की बात नहीं करता। तो सबसे पहले 1849 में रेलवे लाइन का जो विस्तार यानी बिछाया गया था वह कलकत्ता से रानीगंज था। और 1853 में पहली रेल बम्बई से थाने के बीच चलाई गई। ये कथन भी आपका क्या है? सही है। एडवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। चारों के चारों कथन क्या है? सही है। करेक्ट कि कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों कथन सत्य है। 1816 में सुगौली की संधि के तहत अंग्रेजों को यह कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ था? अंग्रेजों को जो सुगौली की संधि हुआ था 1816 में, उसके तहत अंग्रेजों को कौन सा याद रखिएगा जो क्षेत्र प्राप्त हुआ था? यह अंग्रेजों को गढ़वाल और कुमायूं के किले तराई का अधिकांश भाग प्राप्त हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। तिलक स्वराज कोष के लिए यह कितने रुपये एकत्र किए थे? देखिएगा, स्वराज कोष का लक्ष्य था यह 1 करोड़ वसूल करना, लेकिन वह लक्ष्य से भी क्या होता ज़्यादा पार कर गया था। तो 1 करोड़ से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और दिसंबर 1921 में स्वराज कोष बनाया गया था, तिलक स्वराज कोष। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कि आप प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे तो 1746 से 48 के बीच हुआ था।
प्रथम कर्नाटक युद्ध। करें कि इस युद्ध को सेंट टोमे युद्ध भी कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है, सेंट टोमे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है किसको, प्रथम कर्नाटक युद्ध को। इस युद्ध का प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर यह कब्जा कर लिया गया था। ये कथन भी क्या है, सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न नंबर आपका 39। करें कि भारत के यह वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है। भारत से वस्त्र को निर्यात यह वस्तु करने का श्रेय यह किसको जाता है, यह डचों को जाता है, डचों को, ध्यान में रखें, डच। ऑप्शन नंबर सी। किस संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र का राजा रह गया। यह कौन सा संधि ऐसा हुआ जिसके बाद मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र का राजा बन गया। इसका राइट आंसर होगा संगोला की संधि। संगोला की संधि, आप लोग कमेंट करके बताइएगा संगोला की संधि कब हुआ था, इसका ईस्वी बताइएगा, संगोला का संधि कब हुआ था, कमेंट जरूर लिखिएगा। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत्य कथन की पहचान कर रहा है, असत्य कथन की पहचान की बात करता है। तो पहला कथन है औरंगजेब ने 1702 में यह शहजादा अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। बिल्कुल सही बात है। अजीम ने पटना पुनर्निर्माण कराकर, यह जो है पटना का पुनर्निर्माण करवाकर एक इसका नया नाम अजीमाबाद रखा था। ये भी कथन क्या है, सही है। शहजादा यह अजीम, शहजादा अजीम मुगल बादशाह जिसका बिहार की राजधानी पटना में 1713 में राज्याभिषेक हुआ, नहीं, यह जो है अजीम का नहीं था, यह देखिएगा फर्रुखसियर का पहली बार पटना में 1713 में राज्याभिषेक हुआ था। कहने का मतलब 3 नंबर कथन गलत हो जाएगा। अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था, ये कथन सही है। करें कि गलत कथन असत्य पूछ रहा है, असत्य केवल 3 है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 42 पर। 42 की बात करेंगे। करें कि प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो प्रथम बिहार प्रांतीय सम्मेलन यह 17 नवंबर याद रखिएगा 1929 को यह सोनपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सोनपुर, जिसकी अध्यक्षता यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। निम्नलिखित में से किसने मदनलैंड नामक क्रांतिकारी विचारों वाला समाचार पत्र प्रकाशन प्रारंभ किया था। याद रखिएगा बाबाजी ठाकुरदास, बाबाजी ठाकुरदास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है करें कि गांधी द्वारा चंपारण में किए जाने, ठीक है, गांधी द्वारा जो है यह चंपारण में किए गए सत्याग्रह को यह किसने विरोध किया। याद रखिएगा एनजी रंगा ने विरोध किया। किसने किया, एनजी रंगा। तो गांधी द्वारा चंपारण में किए गए सत्याग्रह का किसने विरोध किया, एनजी रंगा ने। आगे चलते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। तो पहला है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने यह मिशनरियों के द्वारा किया गया था। ये कथन क्या है, सही है। दूसरा है गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत की पहली पुस्तक छापी थी। ये कथन भी क्या है, सही है कि गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत की पहली पुस्तक छपी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग यह प्रेस जो है स्थापित किया था। ये कथन भी क्या है, सही है। जेम्स अगस्टस हिक्की, जेके हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गजट को जो है भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। ये कथन भी क्या है, सही है। यानी कि यहाँ पर चारों के चारों कथन क्या है, सही है। करेक्ट कि सत्य कथन की ही पहचान करने के लिए इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर असत्य कथन को ढूंढना है। अब देखिएगा पहला है कि बंगाल के नवाब मिर्जाफर के समय 20-21 जून 1756 को प्रसिद्ध काल कोठरी जिसको कहते हैं ब्लैक होल की घटना घटी थी, नहीं, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। कौन था, सिराजुद्दौला था। यानी कि पहला कथन गलत हो गया। दूसरा है प्लासी के युद्ध के समय भारत का मुगल बादशाह यह आलमगीर द्वितीय था। ये कथन सही है और प्लासी का युद्ध हुआ था
23 जून 1757, 23 जून 1757। मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गिदर कहा जाता है, ये कथन भी क्या है, सही आंसर है। करैकिया बंगाल में व्यापार करने वाले अनधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को इंटरलोपर कहा जाता है, इंटरलोपर कहा जाता है, ये कथन भी क्या है, सही है। यानी कि यह कौन सा असत्य कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस और संबंधित जो है करे कि सही मिलान करें, तो सही मिलान करने के लिए कह रहा है। अब देखिएगा कांग्रेस के संबंध में टिप्पणी जो किया था उसके बारे में, लोग कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, यह किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही क्या कहा था, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। दूसरा है, यह कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उसके द्वारा यह सोचा और योजनाबद्ध किया गया था, यानी कि ये कथन किसने कहा था, सर सैयद अहमद खान। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते मेरी यह तीव्र इच्छा है कि उसके शांति प्रिय निधन में सहायक बनूं, यह है लॉर्ड कर्जन का कथन। करेक्ट, वह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, यह जिसकी संख्या सूक्ष्म है, यह डफरिन ने कहा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी लॉर्ड डफरिन के ही काल में हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48 को देखिएगा, पूछ क्या रहा है, करें कि सत्य कथन की पहचान करें, सत्य कथन की पहचान करें, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य इसकी पहचान करें। पहला है 1889 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंग्लैंड में सदस्य बनी और 1893 में भारत आई, उन्होंने सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है थियोसॉफिकल, हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, उसके धर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म का समर्थन करती है, ये कथन भी क्या है, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती है। इस संस्थान ने बाल विवाह, जातिवाद का विरोध और विधवाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया था, ये कथन भी क्या है, सही है। इसके बाद आगे है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ये जो है ये बना था, यानी कि ये कथन भी क्या है, सही है। तो चारों के चारों कथन क्या है, सत्य है। तो देखते हैं कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं करें कि दयानंद सरस्वती के संदर्भ में ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सब क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और एक तरह से अगर आपको पूरे बढ़िया से नॉलेज नहीं होगा तो ये सब क्वेश्चन गड़बड़ होने की संभावना होता। देखिएगा, 1875 में दयानंद सरस्वती ने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना किया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि 1875 में सरस्वती जी ने यह लाहौर में आर्य समाज की स्थापना किया। दूसरा है 1877 में आर्य समाज यह मुख्यालय जो है बम्बई में नहीं लाहौर में ही बनाया था, यानी कि पहला कथन आधा तो सही था आधा गलत है, इसका मतलब पूरे कथन की बात करेंगे गलत हो जाएगा। दूसरा है आर्य समाज का स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है हिंदू धर्म में व्याप्त यह दोषों को उजागर कर उसे दूर करना, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध करने में स्थापित करना और यह भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, ये कथन बिल्कुल सही है। अब करें कि तीसरा कथन है कि दयानंद ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था, बिल्कुल गलत बात है। दयानंद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, एकेश्वरवाद का समर्थन करता, यानी कि ये कथन क्या हो गया, यह सही आंसर नहीं है, गलत है। अब करें कि कौन सा कथन सही है। अब तो एक तो दुख सही हो गया, दयानंद सरस्वती ने गो रक्षा आंदोलन चलाया, ये सही है। तो 2 और 4 ये कथन सही है, बाकी 1 और 3 गलत हो जाएगा। तो सत्य कथन कर रहा है, इसका मतलब 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन, ये जो है बौद्ध जातक है, कौन बौद्ध जातक है, देखिएगा बाबरो यह जातक और यह दशरथ जातक, एक और जातक याद रखिएगा, यह श्वेत केतु जातक, कौन सा, श्वेत केतु जातक, ये सब बौद्ध जातक से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51। भारतीय पुरालेख के संदर्भ में भारतीय पुरालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि खरोष्ठी लिपि यह बाएं दाएं से जो है बाईं ओर लिखी जाती है। यह प्रातः जो है यह प्राचीन भारत में गंधार यह क्षेत्र से जो है विवृत है। करें कि जो पहला कथन है ये कथन क्या है, सही है। दाएं से बाएं करने का मतलब है इधर से इधर की बात कर रहा है, इधर से इधर की बात कर रहा है, सही है। दूसरा है गुप्त ब्राह्मी का विकास, ये देखिएगा सिद्धक मातृका यह का नाम जो है लिपि, ये कथन भी क्या है, सही है। जेम्स प्रिंसेप ने प्रियदर्शी नाम से जारी किए गए अभिलेख के शासक के रूप में मौर्य शासक की पहचान किया। अब देखिएगा यह कहना गलत हो जाएगा। सबसे पहले यह जो अभिलेख को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन यह अशोक की पहचान किया था, ये गलत है। इसकी पहचान यह देखिएगा मास्की और गुर्जरा उसी में मिलता है। यह प्रियदर्शी नाम, अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कथन हो जाएगा कौन सा, असत्य है, तो असत्य केवल 3 हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना, गाथा सप्तसी हाल का, मुद्रा राक्षस बैसाख दत्त का, गौडबाहों बाक्यपति मुंज का। तो इस प्रकार से 4 1 2 3 जो होगा वही आंसर होगा और यह डी में है। लेकिन पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, गाथा सप्तसी हाल, मुद्रा राक्षस बैसाख दत्त और यह गौडबाहो वाक्यपति मुंज। इतिहास शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ? तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम जो यह ग्रंथ में प्रयोग हुआ अथर्ववेद, और यह देखिएगा इतिहास यह संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं, करें कि भारत में कहाँ पर जो है भोजपत्र यानी कि भारत की बहुपरिचित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ये देखिएगा हिमालय का क्षेत्र श्रृंगेरपुर, कहाँ पर, यह श्रृंगवेरपुर में मिला। यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का परमाणु ये जो है यह डैश पर पड़ा, कहाँ पर ये था, यह देखिएगा बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर डी बलूचिस्तान। निम्नलिखित में से वंशों में से उस वंश की पहचान करें जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया था। सबसे पहले भू अनुदान दिया था सातवाहन शासकों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्के पर तिथि आरंभ किया? ध्यान में रखिएगा, अपने सिक्के पर सर्वप्रथम तिथि आरंभ करने वाला जो शासक था वह कर्दमंक शक था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। करें कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करने के लिए कराएं कि कौन सा कथन असत्य है। तो प्रथम कथन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर हार्डिंग प्रथम था, बिल्कुल सही है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 में, और उस समय गवर्नर जो था हार्डिंग था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह के पश्चात अंग्रेज और सिखों के बीच लाहौर की संधि हुआ, बिल्कुल सही है। लाहौर की संधि के अनुसार सिख ने सतलज नदी से दक्षिण की तरफ के सारे क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था, ये कथन भी क्या है, सही है। लाहौर की संधि के बदले में अंग्रेजों ने यह दिलीप सिंह की महाराजा लाल सिंह के वजीर के रूप में स्वीकार ये जो किया था। यानी कि 1 2 3 4 चारों कथन सही है, कोई गलत नहीं है। करें कि उपरोक्त में से कोई गलत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59। करें निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने की धमकी दिया था? तो यह दंडित करने की धमकी किसने दिया था? तो गियासुद्दीन तुगलक ने दिया था, ऑप्शन नंबर आपका बी। यह गियासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया को दंडित करने का धमकी दिया था। आगे चलते हैं, करें कि फिरोज तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। पहला है, करें कि फिरोज तुगलक पर आधारित यह फुतूहत-ए-फिरोजशाही नामक यह पुस्तक के लेखन बर्नी ने किया था। याद रखिएगा ये कथन सही नहीं है, चूँकि फुतूहत-ए-फिरोजशाही
खुद जो है इसकी आत्मकथा है फिरोज शाह तुगलक का, और एफएसटी ने ही इसको लिखा था, यानी कि ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है फिरोज तुगलक यह इनाम और इदरार को समाप्त कर दिया, नहीं किया था समाप्त, चालू रखा था। दूसरा कथन भी क्या हो गया, गलत। शिक्षकों को अनुदान यह 100 से 200 टंका से बढ़ाकर 400 या 500 या 700 तक, यहाँ तक कि 1000 टंका तक कर दिया था, ये कथन सही है। विद्यार्थी को 100 या 200 या 300 टंका वजीफा दिया गया था, ये कथन भी क्या है, सही है। फिरोज तुगलक ने दिल्ली में एक चिकित्सालय की भी स्थापना किया था, ये कथन भी सही है। करें कि सही उत्तर का चयन करें, कौन सा कथन सही है, तो सही हो जाएगा 3, 4, 5, 3, 4, 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। अब आगे देखिएगा 61, करें कि बलबन ने यह राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बात सही है। उसने यह जो है ताज की प्रतिष्ठा स्थापित की, इसीलिए से वह राजत्व के सिद्धांत को प्रयोग कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62, करें कि मोहम्मद तुगलक के निम्नलिखित जो है प्रयोगों या परियोजनाओं को कालानुक्रम यह रखें, यानी कि कालानुक्रम यानी कि कब कौन सा यह सजाया था, पहले उसका कालानुक्रम को सजाना है। अब देखिएगा पहला है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन किया था यह 1329-30 में चलाया था, 1329-30 में। दूसरा है खुरासान अभियान, खुरासान कराची अभियान याद रखिएगा 1332 से 34 के बीच में चला था। कराची अभियान भी 1332-34 में, और एक दोआब पर जो कर बढ़ाया था 1335-36 में। इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। आगे चलते हैं, करें कि सुल्तान सेना में जो है विजारत, ठीक है, विरासत सिद्धांत लागू किया था। विरासत सिद्धांत यह किसने लागू किया था, तो ध्यान में रखिएगा यह फिरोज तुगलक ने, किसने, फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, करें कि अकबर ने 10 साला पद्धति को 1580 में लागू किया था, बिल्कुल सही है। अकबर ने 10 साला पद्धति को 1580 में लागू किया। नेक्स्ट है 1580 के बाद यह संपूर्ण साम्राज्य में 10 साला व्यवस्था लागू कर दिया, नहीं, कुछ क्षेत्रों में हुआ था, जैसे कि लाहौर से लेकर के इलाहाबाद, फिर जो है इसके बाद में गुजरात, मालवा, बिहार के कुछ हिस्सों में लागू किया था, संपूर्ण क्षेत्र में नहीं था, यानी कि 2 गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर डी यही उत्तर आपका सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 65, करें कि मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में यह किसने कहा कि मुगल, यह रखिएगा यह मुगल जो है, ठीक है, यह मुगल यह काम, ठीक है, यह भारतीय वास्तुकला का यह कालीन ग्रीष्म काल जो प्रकाश में, यह रखिएगा यह उर्वर का प्रतीक था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल जो प्रकाश और यह उर्वरा का प्रतीक माना जाता, वह किसने, यानी कि पर्सी ब्राउन के बारे में बात कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की मौलिक अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। अब देखिएगा पहला है कि भारत एवं जो है यह भारत सरकार एवं एक से अधिक राज्यों के मध्य के विवाद को सुनवाई करता है, 2 या 2 से अधिक राज्य के मध्य के बीच विवाद को सुनवाई करता करे। क्या भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जो है अनन्य मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यानी कि हम रिट जारी करता है 5 प्रकार के तहत, ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत। उच्चतम न्यायालय को सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर व्यापक मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये कथन गलत है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। पंचायती राज व्यवस्था पर अशोक मेहता समिति के अनुशंसा के बारे में कौन सा कथन सही है। पंचायती राज ये व्यवस्था पर अशोक मेहता यह समिति के संदर्भ में यह कौन सा कथन करे कि सही है, करे कि न्याय पंचायत को पंचायत के विकास से पृथक निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए, यह संतुति किया था अशोक मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति। आगे चलते हैं, करें कि दुनिया का पहला ओम आकार का भगवान शिव का मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो ओम आकार के भगवान शिव का मंदिर यह देखिएगा पाली राजस्थान में, पाली राजस्थान, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी।
अगला है करें कि निम्नलिखित में से कौन यह पहला भारतीय राज्य है यह जो रखेगा जिसने यह सामाजिक यह सम परीक्षा विधि लागू किया था। कौन भारतीय राज्य है जिसने यह सामाजिक सम परीक्षा विधि को लागू किया? यह है मेघालय। ऑप्शन नंबर आपका यह बी। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में सही कथन है? करें कि कौन लोकसभा के अध्यक्ष दल बदल विरोधी कानून स्पीकर अपने यह पार्टी को छोड़ने की स्थिति में भी यह अनुप्रयोग होगा नहीं, ये कथन क्या जगह गलत है। जब लोग स्पीकर उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो वह अध्यक्षता नहीं करता, सामान्य सदस्य के रूप में बैठता है। कहे कि स्पीकर के पद से हट जाने पर किसी भी मामले में वह सदन में मतदान कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। निर्णायक मतदान उस समय नहीं करेगा लेकिन वह मतदान कर सकता है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, बाकी कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? बी। भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उद्देशिका के संदर्भ में कौन सा कथन यह सही है? तो ध्यान में रखिएगा कि उद्देशिका के बारे में देखिएगा, बेरोबारी मामले में जो है उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। बेरोबारी बाद में ऐसा बताया गया कि संविधान में उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। यह कथन क्या है? सही है। करें कि केशवानंद मामले में यह उच्चतम न्यायालय ने फिर निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, ये भी सही कथन है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं, ये कथन गलत है। बेरोबारी बाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है और केशवानंद भारती बनाम में कहा गया कि उद्देशिका भी संविधान का अंग है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। करें कि सही कथन का चयन करें तो सही कथन 1 और 2 जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं 72 नंबर प्रश्न पर। करें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है। तो क्या क्या अधिकार है इसमें? करें कि धार्मिक एवं यह पूर्त उद्देश्य हेतु संस्थाओं की स्थापना करना और उसकी देखभाल करना। दूसरा है अपने धर्म के विषय से संबंध कार्यों का प्रबंध करना, चल संपत्ति का स्वामित्व से अर्जित करना, सामाजिक मामलों का यज्ञ का प्रबंधन करना, ये उसका काम नहीं होता। अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना। 1, 2, 3 और 5 सही है। 1, 2, 3 और 5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही आपका सही आंसर होगा। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता, किंतु पदावधि की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने के तब तक अपने यह पद पर बना रह सकता है, यानी कि जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद पर चुनकर नहीं आ जाता तब तक वह अपने पद पर क्या होगा? बना रहेगा। कथन 2 की बात करेंगे, संविधान इस बात पर मौन है कि यह उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व यदि यह पद खाली हो जाता है तो उसके दायित्व का निर्वहन कौन करेगा, यानी कि ये कथन भी क्या है आपका? यह सही आंसर है। आगे चलते हैं, यानी कि दोनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, कि दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर यह करें कि प्रकार नगर पालिकाओं हेतु भारतीय संविधान की यह 12वीं सूची में अधिकथित है। अब देखिएगा यह 12वीं अनुसूची करें कि नगर पालिका से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। इसमें कुल 18 विषय है। अब करें कि उसमें कौन सा विषय है? तो शहरी गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सामाजिक विकास हेतु नियोजन, सड़क और सेतु बनवाना। यहाँ पर लोक सुरक्षा की बात नहीं करता, लोक स्वास्थ्य सेवा की बात करता। लोक सुरक्षा का संबंध इससे नहीं है। इसका मतलब 1, 2 और 3 सही होगा। चौथा नंबर कथन क्या होगा? गलत। ऑप्शन नंबर बी। 74 के बाद 75 नंबर पर प्रश्न देखते हैं। करें कि 75 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। करें क्या भारत के निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभा के चुनाव आयोजित करता? तो राज्य विधानसभा का जो चुनाव होता भारत के निर्वाचन आयोग ही ये जो है करता है, ये कथन सही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत नगर पालिका के चुनाव आयोजित करता है, ये भी सही है कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग होता पंचायत चुनाव कराने के लिए होता है। यदि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी किसी प्रकार का विवाद होता है निर्वाचन आयोग निर्णय अंतिम होगा नहीं, इसका विवाद सुप्रीम कोर्ट में चलता है, सर्वोच्च न्यायालय में चलता है।
यानी कि ये कथन गलत हो जाएगा। निर्वाचन आयोग मतदान, मतगणना और परिणाम घोषणा के लिए उत्तरदायी होता। बात सही है। निर्वाचन आयोग का काम होता है मतदान करवाना, मतगणना करवाना और फिर जो है परिणाम उसका घोषित करना। ये निर्वाचन आयोग का काम होता है। कौन सा सही है? तो 1, 2 और 4 कथन क्या हो जाएगा सही, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है करें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तो ध्यान में रखिएगा, बीमा विनिमयक कंपनी और जो है विकास की बात करता है। ये रखिएगा बीमा विनियामक और विकास अधिनियम, यह 1999 की बात करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, यह 1934 की बात करता है। राजकोषीय प्रबंधन, राजकोषीय प्रबंधन, ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन की बात करते हैं 2003 की बात करते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये रखिएगा 1988। इसका राइट आंसर 3421 ऑप्शन ए में ही है। आगे चलते हैं, आपका 77 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय संघवाद के जो है संबंध में कौन सा कथन असत्य है। करें कि संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है, ये कथन सही है। दूसरा है इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्र सरकार की प्रवृत्ति होती है। संघवाद का मतलब एक के पास हाथ में शक्ति चला गया। यह एक साथ आने की संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है। अब देखिएगा, जब एक साथ आएगा इसका मतलब यहाँ एक साथ आने का संघवाद का नहीं, संघ का होता है। अधिक शक्ति संघ में होता है, लेकिन राज्यों में भी शक्तियाँ क्या होता है, बटा हुआ होता है। ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक साथ आना संघवाद की भावना नहीं, संघ की भावना को प्रतिबिंबित करता है। इसे अर्ध संघीय प्रणाली कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। करें कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य हो जाएगा 3 नंबर, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर सही आंसर होगा। करें कि 78 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किन विषय में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है। यानी कि लोकसभा से ज्यादा शक्तियां राज्यसभा को है, किस मामले में? तो नई अखिल भारतीय सभा का सृजन, और यह किस अनुच्छेद के तहत? 312 के तहत इसका सृजन होता है। तो यह देखिएगा, यह इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की, राज्यसभा की जरूरत पड़ता, लोकसभा से यह इसमें क्या होगा, इसको अनन्य शक्ति होता। निम्नलिखित में से कौन से आयोग जो है संविधिक निकाय है। संविधिक यानी कि जिसको संविधान के तहत नहीं, कोई समिति द्वारा, कोई कमेटी द्वारा बनाया गया होता है। यह देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, यह संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये दोनों संवैधिक निकाय है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों संवैधानिक निकाय है। लेकिन अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, ये सब संवैधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर ए और 4 करें कि यह संवैधानिक निकाय है, लेकिन पूछ रहा है संवैधिक निकाय, तो संवैधिक निकाय 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, करें कि 80 नंबर प्रश्न को देखिएगा। करें कि पंचायत की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पंचायत की अवधि उसको निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्ष तक होती है। नहीं, निर्वाचित होने की तारीख से नहीं, प्रथम अधिवेशन से 5 वर्षों तक। पहला कथन गलत। दूसरा, यदि पहले भंग हो जाती है तो चुनाव इसके भंग के 6 महीने के भीतर होना होगा। ये कथन सही है। अगर चुनाव कराने से पहले भंग हो जाता है, 5 साल से पहले भंग हो जाता है, तब उसको 6 महीना के अंदर चुनाव कराना होता। समय से पूर्व भंग होने के पश्चात गठित पंचायत किसी नए सिरे में 5 वर्ष का कार्यकाल यह दिया जाएगा। नहीं, ये कथन गलत है। शेष अवधि के लिए, जैसे 2 साल बचा है, 2 साल, अगर पंचायत उस समय भंग होता है जब क्या होता है कि 6 महीना से कम बचा हुआ है चुनाव के लिए, तब वहां पर चुनाव नहीं कराया जाएगा। यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम है तो चुनाव करना आवश्यक नहीं है। यानी कि 2 और 4 गलत है। पूछ क्या रहा है हमको, करें कि यह सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन की पहचान करें, तो सत्य कथन 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो होगा यह आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अतिरिक्त दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। करें कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त भी कोशिका भित्ति होती है। बिल्कुल सही बात है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होता।
कोशिका भित्ति मुख्य अवयव सेलुलोज पौधे के संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। ये कथन भी सही आंसर है, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित यह कथनों पर विचार करें कि जीन सूत्र की कार्यात्मक इकाई है। जीन जो है वह गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई है, बात सही है। जिन गुणसूत्रों की लंबाई में एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये कथन भी क्या है सही है। एक जीन समूह केवल एक कार्य संचालित करता है, ये कथन भी क्या है सही है, यानी कि तीनों कथन यह 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित कथनों में कौन से पादप और प्राणी कोशिका के बीच यह सामान्य अंतर के बारे में सही है। सामान्य अंतर के बारे में सही है, कि पादप कोशिका में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका में वह नहीं। अधिक कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता, प्राणी कोशिका में जंतु कोशिका में नहीं होता। कहने का मतलब यह कथन क्या है सही है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं, प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिका में होता। पादप में कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली और यह कोशिका भित्ति दोनों होता। ये कथन गलत हो जाएगा। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद राजधानी, और देखिए पादप कोशिका में राजधानी बृहद होता है और जबकि जंतु कोशिका में राजधानी छोटी होती है। ये कथन सही है। करें कि कौन सा कथन सही है, तो सही है यानी कि आपका 1 और 3 सही है। 1 और 3 सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 84। मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर के या ताप को नियंत्रित करता, यह रखिएगा फेफड़ा। कौन सा फेफड़ा। आगे चलते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य इलेक्ट्रिक मोटर, यह एक प्रकार का यंत्र है जिसका काम क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। करें कि शुष्क सेल में निम्नलिखित में यह किसका मिश्रण भरा होता। शुष्क सेल में किसका मिश्रण भरा होता, तो ध्यान में रखिएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन का होता। ऑप्शन नंबर ए। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का यह उपयोग किया जाता है, यह रखिएगा निकेल का। ऑप्शन नंबर डी निकेल का। आगे है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों। क्योंकि वहाँ पर गुरुत्व नहीं है। सीधे खड़े रहने के लिए गुरुत्व की जरूरत पड़ता, नहीं तो आप फ्लाइट करेंगे वहाँ पर भी क्या होगा, यह चूंकि घर्षण भी नहीं होगा, कोई नीचे खींच भी नहीं रहेगा, तो आप उड़ेंगे वहाँ पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गुरुत्व नहीं होने के कारण। ब्रायोफाइटा के जो है कौन सा गुण है, तो ध्यान में रखिएगा यह इसे पादप जगत का सरीसृप कहते हैं, नहीं पादप जगत का उभयचर कहते हैं, यह उभयचर कहते हैं। टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है, लेकिन ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम संवहन उत्तक होता, ये कथन गलत है। करें कि जाइलम और फ्लोएम इसमें नहीं होता। जड़ तना में स्पष्ट विभाजन रहता, नहीं ब्रायोफाइटा इसका शरीर सुकाय होता है, इसमें इसको देख करके पता नहीं कर पाएंगे कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा पत्ती है, ठीक है। करें कि चलती कुंडल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में निम्नलिखित में से यह परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। समांतर में कम प्रतिरोध, ठीक है, समांतर में कम प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पृष्ठ तनाव के बारे में तो कल भी ये क्लास में चला था, पृष्ठ तनाव के बारे में चर्चा काफी हम किए थे। करें कि इसका मूल्य तरल के तापमान की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तापमान को घटाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि प्रकृति इस पर डिपेंड करता है तापमान का। इसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, शून्य हो सकता है। करें कि पृष्ठ तनाव के कारण यह वर्षा की बूंद गोलाकार, ये कथन सही है। इसका ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता। कौन सा सही नहीं है, तो बी नंबर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये है, कौन सा बी। किसे वायु तथा अंधेरे में रखा जाता तो अपने आप प्रकाशित होने लगता, तो ध्यान में रखिएगा श्वेत फास्फोरस को जब अंधेरे में रखेंगे यहाँ से पीला और हरा प्रकाश उत्सर्जित होता, यानी कि चमकीला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। करें कि बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर
नीचे से पिघलता, क्योंकि नीचे तन पर अधिक दाब के यह कारण नीचे के बर्फ का गलनांक क्या होता है, कम हो जाता। बिल्कुल कथन क्या है, सही है। करें कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो यह पानी का यह स्तर उतना ही रहेगा। ये बात भी सही है, यह बर्फ का एक टुकड़ा पानी में तैर रहा है, अगर वहाँ पर पूरा बर्फ पिघल जाएगा तो कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो बाल्टी पानी की सतह पर यह उसके ऊपर आ जाते हैं और यह भारी प्रतीत होता है। बिल्कुल सही आंसर है, चूंकि पानी के अंदर जब तक बाल्टी है तब तक उत्प्लावन बल काम करेगा, और जब ऊपर आ जाएगा तो पूरा जो है फोर्स ताकत ज़्यादा लग जाएगा। यानी कि तीनों कथन यहाँ पर सही है, यहाँ पर कोई जो है गलत कथन नहीं है। और कह रहा है कि कौन सा गलत है, गलत कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं 94 नंबर प्रश्न। करें कि एक वायुमंडलीय दाब पर साधारण जल यह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, परंतु यदि दाब बढ़ाकर दो वायुमंडलीय दाब के बराबर कर दिया जाए तो अब जल कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। ध्यान में रखिएगा, जब जब यह दाब को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ जाएगा। यानी कि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अब हो जाएगा 125 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लालटेन की बत्ती में यह मिट्टी के तेल बत्ती के धागों के बीच बनी केशिका नली द्वारा ऊपर चढ़ता है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, खेत में दिया गया जल वृक्षों और पौधों में बनी असंख्य यह किस नली में चढ़कर उसके विभिन्न भागों में पहुंचता है। ये कथन भी क्या है, सही है। तीसरा है, वर्षा के पश्चात किसान खेत की जुताई करता है, जिससे कि मिट्टी में किस नली टूट जाती है और पानी नीचे या ऊपर नहीं आ पाता, जिससे कि नमी अधिक दिनों तक क्या होता है, बनी रहती है। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। यहाँ कह रहा है कि उपरोक्त में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य यहाँ पर कोई नहीं है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर यह विचार कीजिए। करें कि कभी कभी जाड़ों में पाला पड़ने पर पौधे के तने स्टेम फट जाता, क्योंकि पाला पड़ने पर तने के अंदर जल जमकर बर्फ बन जाता, जिससे कि बर्फ का आयतन ज़्यादा होता और यदि जल के आयतन से यह अधिक होता है बर्फ का, इस कारण से फट जाता है। बिल्कुल सही है। अत्यधिक ठंड में पानी ले जाने वाली पाइप फट जाती है। क्यों? क्योंकि जो है अत्यधिक ठंड में पाइप का आयतन यह देखेगा, पाइपों का आयतन घटता, परंतु जल का यह जमने से बर्फ का आयतन क्या होता है, बढ़ जाने के कारण आयतन बढ़ जाता, परिणाम स्वरूप पाइप पर दबाव ज़्यादा पड़ता और वह क्या होता, फट जाता है। यानी कि यहाँ पर भी दोनों कथन सही है। करें कि दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा जगह सी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 पर ध्यान दीजिएगा। करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पर्यावरण दृष्टि से थोरियम यूरेनियम की अपेक्षा अधिक उत्तम ऊर्जा होता, क्योंकि थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अवशिष्ट होता। तो 1 नंबर कथन तो सही है। दूसरा देखते हैं, यूरेनियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट मुख्य स्रोत है थोरियम का, यूरेनियम का नहीं। ये कथन गलत होगा। थोरियम को रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः सीमा बनाता नहीं। देखिएगा, रेडियो एक्टिव विघटन से बनता है यूरेनियम, न कि थोरियम। यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों कथन गलत है। करें सत्य कथन की पहचान करें, तो सत्य केवल एक ही है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। लेजर द्वारा जो है यह सर्वप्रथम आंख का ऑपरेशन किसने किया था। लेजर द्वारा सर्वप्रथम आंख का ऑपरेशन किया था स्टीवन ट्रोकेल ने। स्टीवन ट्रोकेल कब किया था, 1987 में। और यह लेजर का जो खोज किया था यह थियोडोर मेमन ने किया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कितने करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। तो यह देखिएगा, यह 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के भीतरी भाग में भूकंपीय तरंग किस यह मार्ग पर चलती है। यह देखिएगा, यह अवतल मार्ग पर चलती है, अवतल मार्ग पर, ऑप्शन नंबर ए। 100 क्वेश्चन खत्म कर दिए हमने और अब 101 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। करें क्या, परिप्रशांत महासागर के यह तटीय मेखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि इस पेटी में विश्व के 2/3 ज्वालामुखी मिलते हैं। इस पेटी में पाए जाने वाला ज्वालामुखी एक श्रृंखला के रूप में नहीं होते हैं। ये कथन भी सही है। इस पेटी
यह पेटी को प्रशांत महासागर का अग्निवृंत कहा जाता। तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी। करें कि अवसादी चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करें कि पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली अधिकांश चट्टानें अवसादी है, बिल्कुल सही है। भूपृष्ठ पर इसका घनत्व बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा है, यानी कि यह कथन गलत हो जाएगा। भूपृष्ठ पर बनने वाले चट्टान की दृष्टि से 95% भाग अवसादी चट्टान ही है, इसका मतलब ये कथन भी सही है। करें कि कौन सा कथन सही है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए है। 103 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित यह देखिएगा खनिज समूह के संदर्भ में विचार करें और करें कि सही उत्तर का चयन का प्रयोग करें। कौन सा सही उत्तर है? करें कि पैरोक्सिन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें शामिल होता। करें कि पैरोक्सिन, कैल्शियम में यह एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिका इसमें क्या होता है, शामिल होता। करें कि एमपी बोल के प्रमुख यह तत्व एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लौह एवं मैग्नीशियम ये सही है। फेलोस्फार, सिलिका, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम और यह कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व इसमें क्या होता है, यह फेल्डस्पर में शामिल होता है। क्वार्ज की बात करेंगे तो यह रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है, इसमें सिलिका होता है और यह कठोर खनिज है। चारों कथन यहाँ पर क्या है, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि कितने वर्ष के अंतराल पर सूर्य के तल पर अधिक और कलंक दिखाई, यानी कि अधिक सौर कलंक यानी सौर धब्बा जो कहते हैं वह कितने, प्रत्येक 11 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर यह क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, करें कि सूर्य ताप को प्राप्त समस्त ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में नष्ट हो जाता है, यह 49%। 51% जो है भाग वह धरातल पर आता है। आगे चलते हैं, करें कि स्तरीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 4 कथन है, 4 में असत्य कथन को। मिस्ट्रल जो है इटली, फ्रांस और स्पेन में ध्रुवीय क्षेत्रों में आने वाली ठंडी हवा है। तो मिस्ट्रल इटली, फ्रांस, स्पेन, इटली, फ्रांस, स्पेन। खमसीन अफ्रीका में मिस्र और अप्रैल से जून महीनों में चलने वाली उष्ण और शुष्क हवा है। सिरोको सहारा में अफ्रीका के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली नहीं, यहाँ पर की बात करता है, यह सहारा मरुस्थलीय क्षेत्र में। ये कथन गलत है। एक है फोहन, यूरोप के यह पास जो है प्रदेश में चलने वाली यह हवा को कहते हैं फोहन। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका है 107। करें कि क्यूरोसियो जलधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्यूरोसियो यह ठंडी जलधारा नहीं है, यह क्या है, गर्म जलधारा है। दूसरा है, इसका रंग गहरा नीला होने के कारण जापान लोग इसको जापान का काली धारा कहते हैं, बिल्कुल सही है। जापान तट के सहारे बहती है, क्यूराइल द्वीप समूह के पास क्यूराइल नामक जलधारा से मिल जाती है। याद रखिएगा, क्यूराइल जो है गर्म जलधारा नहीं है, यह ठंडी जलधारा है, यानी कि ये कथन भी क्या है, गलत है। तो गलत उत्तर का चयन करें तो 1 और 3 नंबर गलत है। 1, 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में मिलने वाले पौधे तथा प्राणियों का यह किस समुदाय को कहा जाता। करें कि एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में मिलने वाले पौधे तथा प्राणियों का यह किस समुदाय को कहा जाता। इसका राइट आंसर होगा जीवोम कहते हैं, उसको जीवोम कहते हैं। आगे चलते हैं, करें कि सियाचिन क्षेत्र में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है। सियाचिन में भारत और पाकिस्तान के सीमा को किस नाम से, वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन, वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन ध्यान में रखिएगा। नदियां तथा सहायक नदी का विन्यास को क्या कहा जाता है, अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है। नदी और सहायक नदियों के विन्यास को अपवाह प्रतिरूप कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदी में से 3 नदियों उसमें से एक में गिरती है जो सीधे सिंधु में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो सिंधु नदी से यह सीधे मिलती है। याद रखिएगा, सिंधु नदी से सीधे मिलती है कौन, सतलज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आगे है, करें कि ये जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्षेत्र है और ध्वनि का स्तर है, शोर का स्तर कितना, यह अच्छा माना जाता है, किससे ज़्यादा होगा तो लोगों को हानिकारक होगा। आवासीय क्षेत्र की बात करेंगे तो 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्र में बात करेंगे तो 75, व्यापारिक क्षेत्र में 65। ध्यान में रखिएगा, आवासीय क्षेत्र में यह 55 डेसिबल, शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र में 75 और यह व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल की बात करता।
या 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी में है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। मानस, मानस कहाँ पड़ता है? असम में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। और यह पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। तो ध्यान में रखिएगा, मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका यह 114। जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार का 2011 के जनगणना के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, उस पर विचार करने के लिए करा है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 20% है, गलत बात, 25% है, ये कथन गलत है। बिहार का कुल क्षेत्रफल यह 94,163 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। बिहार का जनघनत्व पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति यह रहते हैं, बिल्कुल सही कथन है। यानी कि 2 और 3 सही है, इन 2 और 3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे है पूर्णिया, कटिहार और सहरसा किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है? यह कृषि जलवायु क्षेत्र 1 में अवस्थित है। यह देखिएगा, पूर्णिया, कटिहार और सहरसा यह किस में? कृषि जलवायु क्षेत्र 1 में। मेची निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भागलपुर अपनी तरह पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया है। करें कि भागलपुर अपनी तरह का पहला कछुआ पुनर्वास यह केंद्र स्थापित किया, बात सही है। ऑपरेशन सेवा कर्मा कछुआ के संरक्षण के लिए एक प्रजाति विशिष्ट ऑपरेशन है। करें कि यह कौन सा कथन सही है? यानी कि दोनों कथन सही होगी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। किस वर्ष बिहार में वैलेंटाइन डे से जो है पहले प्यार का पौधा अभियान शुरू किया? ये देखिएगा, बिहार सरकार ने वैलेंटाइन डे से पहले प्यार का पौधा अभियान शुरू किया। यह शुरू किया था 13 फरवरी 2020 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैलेंटाइन डे से पहले प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार ने 13 फरवरी 2020 को, ध्यान में रखिएगा। बिहार 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, यह देखिएगा, बिहार 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यह प्राप्त करने के लिए यह पहल का लक्ष्य है। यह देखिएगा, यह पहल का लक्ष्य है क्या? यह जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास पथ, जलवायु लचीला और कम कार्बन विकास पथ, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, बिहार के हरित बजट में कितने प्रतिशत योजनाएं पर्यावरणीय स्थिति की यह पूरी तरह से समर्पित है? यह रखिएगा 90 से 100%, 90 से 100%, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, करें क्या? चौथे कृषि रोडमैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? चौथे कृषि रोडमैप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हरित पहल के साथ सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना। तो चौथे कृषि रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है हरित पहल के साथ सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना। 122 नंबर प्रश्न पर देखते हैं, करें कि बिहार के जैव ईंधन, यह देखिएगा, उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के अनुसार किस प्रकार के इकाई का उत्पादन किया जाना चाहिए? बिहार जैव ईंधन प्रोत्साहन नीति जो 2023 है उसके अनुसार किस प्रकार के इकाई का उत्पादन किया जाना चाहिए? 100% इथेनॉल और संपृक्त बायोगैस, 100% इथेनॉल और संपृक्त जो है बायोगैस। आगे चलते हैं, 123 निम्नलिखित में से कौन सा यह अपस्फीति का जो है उपयुक्त वर्णन है? अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन कौन सा है? यह देखिएगा, यह वस्तु और सेवा के समान मूल्य में स्तर में लगातार गिरावट को हम कहते हैं अपस्फीति। क्या कहते हैं? अपस्फीति, यानी कि वस्तु और सेवा के समान मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को। आगे चलते हैं, करें क्या? 124 की बात करेंगे। केंद्रीय बजट के संदर्भ में कौन सा गैर योजना यह व्यय के अंतर्गत आता है? कौन गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? यह देखिएगा, रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन और सब्सिडी, यह चारों ऑप्शन नंबर का हो जाएगा क्या? यानी कि यह योजना नहीं है, गैर योजना के अंतर्गत भी आता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने, यह देखिएगा, बैंक दर ये अगर कम करेगा तो लोग लोन क्या हो जाएगा? ज़्यादा लेंगे और यहाँ पर क्या होगा? बाजार में तरलता अधिक होती है, यानी कि पैसा लिक्विडिटी जो होगा मार्केट में वह क्या होगा? बढ़ जाएगा। पर्यावरण नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन है कि कमांड और नियंत्रण के दृष्टिकोण, मानक और विनिमय नियम निर्धारित करना। कथन क्या है? सही है। बाजार आधारित दृष्टिकोण आर्थिक प्रोत्साहन का यह उपयोग करता है। ये कथन भी क्या है? सही है। कार्बन टेक्सटाइल बाजार आधारित दृष्टिकोण एक उदाहरण है। यानी कि यह सारा कथन क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 127 की अगर हम बात करेंगे कि सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विकास करें। सतत विकास भविष्य की पीढ़ी में यदि समझौता के बिना वर्तमान की जरूरत को पूरा करता है। ये कथन क्या है? सही है। कि ब्रूटलैंड, ठीक है, ब्रूटलैंड आयोग सतत विकास को परिभाषित किया। सतत विकास केवल पर्यावरणीय आयाम का विचार करता नहीं, बहुत सारा आयाम पर यह विचार करता है। यानी कि ये कथन क्या हो गया? यह गलत हो जाएगा। यानी कि 1 और 2 सही है। पूछ रहा है सही कथन का चयन करें, तो सही हो जाएगा 1 और 2 सही आंसर है। इसके बाद आपका 128 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या है। कि सार्वजनिक वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? प्रगतिशील कराधान आय असमानता को कम करता। प्रगति यह प्रतिगामी कराधान आय असमानता को बढ़ाता है। अनुपातिक कराधान भी आय असमानता को प्रभाव करता है। ये कथन गलत है। देखिएगा 1 और 2 कथन सही है, तीसरा कथन क्या है? गलत है। करें कि कौन सा सही है? 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य कथन है? देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। ये कथन क्या है? सही है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा जो है यह गैस में ठोस का विलयन का उदाहरण है। गैस में ठोस का कहने का मतलब इस प्रकार का जब प्रश्न आए तो दिमाग में रखिएगा, जिसमें कहेगा वह विलायक होगा, जिसको कहेगा वह विलय होगा। तो विलायक की मात्रा यानी कि विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसको विलायक, जिसकी मात्रा कम हो उसको कहते हैं विलय। तो गैस में ठोस का विलयन, गैस में ठोस का मतलब कि यह गैस की मात्रा ज़्यादा होगा और ठोस का मात्रा कम होगा, यानी कि वायु में आयोडीन का विलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, करें कि सही मिलान करें। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व है ऑस्मियम, द्रव तत्व जो है यह कौन सा? पारा, द्रव अधातु तत्व कौन सा? ब्रोमीन। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व जो है ऑस्मियम, करें कि सबसे यह द्रव धातु जो है तरफ यह कौन सा? पारा, और द्रव अधातु ब्रोमीन है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? पारा की प्रकृति स्वतंत्र रूप से यह पाया जाता है। सही है। पारा का मुख्य अयस्क सिनेवार है। पारा साधारणतः द्रव अवस्था में विद्यमान होता। पारा को चांदी के पात्र में रखा जाता है क्योंकि चांदी के साथ अमलगम नहीं बनता है अमलगम। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, करें क्या उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यह उत्तक शब्द का यह प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? तो ध्यान में रखेगा, यह उत्तक शब्द जेवियर बिचट ने किया था। जेवियर बिचट। उत्तक यानी कि सेल का समूह है तो वह उत्तक कहलाता। उत्तक के समूह अंग बनता है, अंग का समूह जो है अंग तंत्र बनता है, उसके बाद एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है? तो सबसे कम जो होगा वह किस में होगा? तो सबसे अधिक तो होता है लाल में, सबसे कम होता है बैंगनी में। ऑप्शन नंबर बी। 135 करें कि किस हार्मोन को यह फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है? ये जो है फ्लोरीजेंसिस को फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। किस प्रकार के उपकला कोशिका या आंत के पचे हुए खाद्य पदार्थ को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है? देखिएगा स्तंभाकार उपकला होता है। कौन सा? स्तंभाकार उपकला होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 137। रेगिस्तान में पौधे पानी की कमी की दर ये किसकी उपस्थिति के कारण हो जाती है? देखिएगा यह क्यूटिकल जिसको कहते हैं मोमी लेयर, जिससे देखिएगा पादप को छुइएगा तो ऊपर में हल्का सा चिकनाहट होता, तो उसी को कहते हैं क्यूटिकल लेयर कहते हैं। क्यूटिकल लेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। करें कि पेनिसिलिन एवं जो है एंटीबायोटिक या ब्लॉक यह देखिएगा है, करें कि बैक्टीरिया में यह कोशिका भित्ति का निर्माण की बात करता है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े में मौजूद नहीं है? ये रखेगा, यह प्यूटेटरी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? ए। 140 निम्नलिखित यह हार्मोन और उसके गुण का सही वर्णन की बात करता है। कहे कि वे एस्ट्रॉइड, पेप्टाइड और अमीनो एसिड, ये देखिएगा ये डेरिवेटिव यह है। ये कथन क्या है? सही है। वे शरीर के अंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता, ज्यादातर पूरक यह रूप में होता, नहीं उत्पादित होता, ये कथन गलत है। उन अंगों को कामकाज को प्रभावित नहीं करता जिन्होंने यह साबित किया, करता है प्रभावित, ये कथन भी गलत है। वे सह एंजाइम के रूप में कार्य करता और एंजाइम को अपना कार्य में मदद करता। यानी 1 और 4 कथन क्या हो जाएगा? सही। पूछ रहा है सही कथन कौन सा होगा? 1 और 4। अब यहाँ से मैथमेटिक्स कहा जाता है। हम इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग पॉज करके इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। 1 का आंसर हो जाएगा 41 का हो जाएगा 1 18। उसके बाद 142 का जो हो जाएगा नवधारा का प्रश्न है, इसका आंसर होगा 3.5 यानी कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम बात करेंगे 143 का, 143 का हो जाएगा बी, सी हो जाएगा 82। 144 की अगर हम बात करेंगे, 144 का जो आंसर हो जाएगा वह 17 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे 145। 145 का जो होगा ये रखेगा, यह कितना होगा ध्यान में रखिएगा, यह ए हो जाएगा 100 डिग्री। अब 146 की अगर हम बात करेंगे तो 360। 147 की अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा 1200। 148 की अगर हम बात करेंगे, 148 का जो हो जाएगा 9 घंटे। और 149 की अगर हम बात करते हैं, 149 का यह होता है 5। और 150 की अगर हम बात करेंगे, 150 का हो जाएगा 8 आंसर। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट आपका हम एक सेट पूरा डिस्कशन कराए। इसी प्रकार से बीपीएससी का यह एक दिन छोड़ के एक दिन हम डेली टेस्ट लाएंगे और एक दिन अभी हम दरोगा का टेस्ट चला रहे हैं। तो दोनों वीडियो देखिए, जरूरी नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, जीके जीएस है, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए से आज इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, विजिट कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।